अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राज़ो न्याज़। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब और ज़फ़र इलाली साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रामीन सईद ये प्रोग्राम किया करती हैं, वो ज़ाती मसरूफ़ियात के बाइस आज प्रोग्राम होस्ट नहीं कर रही हैं, हमारा आपके साथ रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ज़िले शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन उसका जाना एक कहानी छोड़ गया है, और ये कहानी पाकिस्तान की सियासत में नई भी नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जो सियासी कारकुनान हैं वो तशद्दुद का निशाना बनते रहे हैं। ज़िले शाह से पहले 25 मई का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जो इकबाल टाउन का रहने वाला था, लाहौर का फैसल, वो भी इसी तरह शिकार हुआ था और अपनी जान से गया था। लेकिन उसके मामले में क्या तहकीकात हुई, फिर सानह मॉडल टाउन की बात भी बहुत ज़्यादा की जाती है। ये कहानी क्या है, ये जो कारकुन हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में, इनकी कुर्बानियाँ क्यों भुला दी जाती हैं उनकी जमात की जानिब से भी और इदारों की जानिब से जिन्होंने इंसाफ दिलाना है। दफ़ा 144 से ये सारा सिलसिला शुरू होता है, इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। इंतज़ामी सतह पे क्या गफलत हुई, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। दूसरा, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। जो पैमरा का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से, इमरान खान का जो खिताब ऑनर करने से मुतालिक था। इलेक्शन में ताख़ीर क्यों हो रही है, जो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं क्या अवाम इनको कबूल करेंगे, और रशिया यूक्रेन जो मामला है मज़ीद इंटेंस होता जा रहा है। और यह सब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ज़िले शाह जान से गया है और जिस तरह गया है वो सबके सामने है। अब अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कहती है कि इसकी तहक़ीक़ात हों, और जो अमरीकी तर्जुमान हैं महकमा ख़ारिजा के वो भी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात के ख्वाहिशमंद हैं। सवाल ये है कि ये दफ़ा 144 के बारे में बता दें। आप तो ये इंतज़ामी उमूर बड़े अरसे तक आपने देखे हैं, ये दफ़ा 144 है क्या ये कानून है, ये इम्पोज़ कैसे किया जाता है, और कल जो हुआ हालात मुतकाज़ी थे इसके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ ने मुकम्मल इक़्तिदार हासिल कर लिया और वो लाल किले में जाके बैठ गया, तो उसके बाद उनको एक ज़रूरत थी एक ऐसे बंदे की, एक मिनी वायसराय की, कि जिसके पास सारी ताकतें हों, सारी कुव्वतें हों। तो उन्होंने दो कवानीन जो है वो तख्लीक किए। एक को कहते थे ताज़ीरात हिंद और दूसरे को कहते थे ज़ाब्ता फ़ौजदारी। उस दोनों जो थे वो बेसिकली तवाफ़ करते थे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का। वो एक फैसलाबाद का घंटा घर था और सारी कुव्वतें, सारी ताकतें उसके पास मुज्तमे कर दी थी ताकि ये काम कर सके। तो सारे कवानीन जब उन्होंने बना लिए तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ कहीं कोई ऐसा कानून रह तो नहीं गया कि कब को कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो अमल ना कर सके। तो उन्होंने उसके तहत एक सेक्शन बनाया ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, जिसको कहते हैं सेक्शन 144। इसके बारे में सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसके बारे में जो चैप्टर 11 है उसके ऊपर लिखा है टेम्पररी प्रोविजन, टेम्पररी, ठीक, फॉर एन अर्जेंट न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। यानी एक अचानक को न्यूसेंस सूरत आ गई है जिसके बारे में आप समझते हैं कि पैदा हो सकती है या कुछ खतरा है जिसकी वजह से हो जाता है। इसके तहत इसको कहते हैं अमृत धारा का कानून। अच्छा। और ये कानून जो है कि हर काम कर सकता है। मतलब मैं कहता हूं कि फैसल अब्बासी की जो टाई है इससे हमने अम्मा में खलल पैदा होता है, तो मैं कहता हूं कि फैसल अब्बासी की तरह की टाई कल से बंद है और वो उसको बंद कर दे। कुल्फियां खाने पे पाबंदी लगती है, हैजा हो जाएगा। गोले गंडे खाने पे पाबंदी लगती है कि मसला बात हो जाएगा खिलाफ। लेकिन अंग्रेज चूंकि जाहिर बात है सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे लोग के 30-32 करोड़ जो शहरी थे उनको दबाना चाहता था, उनकी आवाज दबाना चाहता था, इसलिए अंग्रेज ने वहां पर सेक्शन 144 जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए एक और प्रोविजन थी अनलॉफुल असेंबली की, वो थी ताज़ीरात हिंद के अंदर, जो अब ताज़ीरात पाकिस्तान में भी मौजूद है, कि कोई भी ऐसी असेंबली जो पे 5 या 5 से ज्यादा लोग मौजूद हों वो अनलॉफुल है अगर वो 4-5 काम करती है जी। मतलब उसके अंदर अगर वो सोचते हैं कि हम जो है किसी का रास्ता रोक लेंगे या किसी का पानी बंद कर लेंगे या कोई किसी बंदे को काम करने से रोक देंगे, सरकारी बंदे को, इस तरह के 5-4 चीजें। तो और उसमें ये भी एप्रीहेंशन थी, एक प्रिकॉशन थी पहले की इसको रोक दो। यानी एक डिप्टी कमिश्नर साहब समझते हैं कि मुझे खतरा लग रहा है कि ये लोग जो है ये कुछ करने वाले हैं, इसलिए रोक दो। होती अब इसकी अहम तरीन यूज पहले दफा जो हुआ है वो है 1919 में जलियांवाला बाग। अच्छा। अब मैं बताता हूं, अंग्रेज ने कभी भी पूरे अपने दौर में, टेन्योर में, कभी भी
सेक्शन 144 उतना नहीं लगाया जितना हमने एक जिले में एक महीने में लगा जाते हैं। नहीं, मॉल रोड पे तो ताहयात लगा हुआ है ना। या वो गलत है ना, इसलिए कि आपके पास कानून को नहीं, इसका मतलब सेक्शन 144 का मतलब होता है कि आपके पास कोई कानून मौजूद नहीं है किसी काम को करने के लिए। तो उसके तहत जलियांवाला बाग में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि लोगों को सबक सिखाना है, ये बैसाखी के मेले में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए हैं, तुम सेक्शन 144 लगा दो। बिल्कुल वही बात हुई जैसी कल इसमें हुई है कि एक महीने से ज़मान पार्क में लोग इकट्ठे हैं जी, तो पहले सेक्शन 144 जो है वो लगाओ, फिर एक्शन लेते हैं। तो जलियांवाला बाग में उन्होंने एक्शन लेने के लिए पहले डिप्टी कमिश्नर को कहा, उसने सेक्शन 144 लगा के उसको कर दिया अनलॉफुल असेंबली। फिर जनरल डायर पहुंचा वहां पर, उसने घेरा दिया, घेरा डाल के उसने ओपन फायर कर दिया और उसके बाद उसने 200-250 बंदा मार दिया जी। मारने के बाद अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। आप सोचें, राणा सनाउल्लाह से, शहबाज शरीफ से, इससे पहले हुक्मरानों से वो अंग्रेज हजार दर्जे बेहतर था कि प्राइम मिनिस्टर एस्क्विथ और डिफेंस मिनिस्टर, फॉर मिनिस्टर होता था उस वक्त चर्चिल, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, यह बहुत गलत वाकया हुआ है और हम इसकी इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं। जी। असेंबली में इंक्वायरी शुरू हुई। आप सोचे कि लॉर्ड हंटर जो था उनको इंक्वायरी अफसर नॉमिनेट किया गया, उसके अंदर 2 जनरल थे, मेजर जनरल लेवल के लोग, और 2 लोग थे वो जो थे जज थे। इतना बड़ा इंक्वायरी हुई, उन्होंने कहा कि इस डायर को जिसने गोलियां चलाई हैं इसको नौकरी से बरतरफ करके इसका कोर्ट मार्शल किया जाए। चूंकि उसके अफगानिस्तान में खिदमत थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सजा कम कर देते हैं, और सजा कम करने की बुनियाद के ऊपर उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उसके ऊपर इंडिया के अंदर किसी भी किस्म की नौकरी पे बैन लगाया गया। सजा कम हुई थी, उसका भुगतान उस वायसराय को उठाना पड़ा और वो जाके मेंबर बना था माइकल एडवायर जो था, और उधम सिंह ने जाके उसको फायर करके मार दिया। सही। हमने क्या जामिया हफ्सा पे, हमने क्या कराची की 12 मई पे, हमने क्या मॉडल टाउन पे, हमने क्या अपना 25 मई पे कोई ऐसी इंक्वायरी की? यानी हम तो अंग्रेज से भी ज्यादा जालिम लोग हैं यार। और ये सब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मामला ये है, जिस तरह आगाज में भी कहा कि पीटीआई का फैसल हो या मॉडल टाउन, मिनहाजुल कुरान या मौला जो तारुल कादरी साहब की जमात के लोग हों, या सियासी कारकुन अल्टीमेट निशाना बनते हैं, लेकिन आज तक कोई सज़ा नहीं देखी हमने कि किसी सियासी कारकुन के इस तरह कत्ल में मुबैना तौर पे जो लोग शामिल हैं वो उनको सज़ा तक पहुंचाया जाए। बलवे का केस कह दिया जाता है, फिर बाद में मामला कहीं और चले जाते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, इंतज़ामी लिहाज से अब जो कमेटी बनाई गई है और IG पंजाब ने भी कहा है कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, बड़ा अजीब मामला है। अभी रिसेंटली कराची में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें पुलिस जो है वो इंक्वायरी करेगी ये लोग कैसे अंदर हुए, और अब पुलिस ही इस वाक़े की भी इंक्वायरी करेगी जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है। और जिस तरह FIR दर्ज हुई है, उस FIR पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। वो ये जो उसके वालिद हैं ज़िले शाह के या अली बिलाल के, वो ये कह रहे हैं कि मेरी तो दरख्वास्त सुनी ही नहीं गई। तो अब आप समझते हैं ये मामला भी दब जाएगा या ये टर्निंग पॉइंट होगा कुछ सियासी कारकुनों के दिफा के लिए? बिल्कुल 99% उम्मीद है कि ये दब जाएगा। भाई ये लगाया क्यों था? ये लगाया इसीलिए था ना कि एक जलसे पे इनको बाहर ना निकलने दें, एक पॉलिटिकल रैली पे नहीं निकलने दें, जलसा भी नहीं, छोटा पॉलिटिकल रैली में ना निकलने दें इनको, इसलिए इसको इम्पोज किया था। और इसलिए कि फिर वो बहाना मिलता था इनको मारने के लिए, तो उन्होंने ठीक ठाक उसका फायदा उठाया और मारा। अब देखिए, बात असल ये है कि आप कहते हैं कि टू सेट अ थीफ, टू कैच अ थीफ, आप इंक्वायरी करते हैं और पुलिस को कहते हैं कि पुलिस इंक्वायरी करे पुलिस की हरकतों पर। तो मैं समझता हूं कि ये किधर इंक्वायरी ठीक निकला है। मॉडल टाउन का ठीक निकला, आज तक तो हमने देखा ही नहीं है वो इंक्वायरी क्या हुआ था और वो किधर है। और आपको मैं बता दूं, ये यूनाइटेड नेशंस के भी लोग कह रहे हैं उधर से कुछ आया है कि ये इंक्वायरी हो। यूनाइटेड नेशंस ने बेनज़ीर भुट्टो मरहूम पे, उन्होंने शहीद पे उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी। अब देखिए हमारा माइंडसेट कैसे है
कि जब वो आदमी आया इधर इंक्वायरी करने के लिए तो हमारे मरहूम इंटीरियर मिनिस्टर जो भी वो थे उस वक्त रहमान मलिक उनको कहा, हाँ रहमान मलिक साहब ने वो कहा था उनको, तुम्हारा काम तो हो गया है, मैंने तो रिपोर्ट बना ली है, ये लो ये पढ़ो और घर चले जाओ। सोचिए तो सही, उसने कहा मैं तुम्हारा रिपोर्ट नहीं पढ़ने आया हूं, मैं अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आया हूं। तो ये है हमारा एटीट्यूड। और तो ये कहना कि ये एक फेयर हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता। और बाय द वे, अगर माफ करिए, अगर हम थोड़ा सा सोचें, ये लड़का जो था जिल्ले शाह साहब, ये पाए गए थे एक PNN के रिपोर्टर कैमरामैन, उनको एक प्रिजन वैन के अंदर उसने इनका वीडियो लिया। उस वक्त तो ये ठीक थे, बोलते थे, जिंदा बिल्कुल थे। उसके बाद वो उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे खून और वो इंतकाल कर गए थे, मार दिया था उनको। तो आप मुझे बताएं, कोई शर्लॉक होम्स को हम बुलाएं पता करने के लिए कि किसके कौन था उनके साथ जब वो मारे गए? इट्स एन ओपन एंड शट केस। मगर अगर आप देखना चाहते हैं कि ओपन एंड शट केस भी नहीं रिजॉल्व होता है इस मुल्क में, तो देखते जाएं और बताएं मुझे क्या होता है, किसको कौन पकड़ा। कोई नहीं पकड़ा जाएगा, बहाना है। सही है, ठीक है। हिलाली साहब, आप जो बात कर रहे हैं, पहले भी जिस तरह औरिया साहब ने भी जिक्र किया, हम भी यही बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स का जो खून है विद ड्यू रिस्पेक्ट वो रायगां ही जाता है। औरिया साहब, एक और पहलू है, सियासी हुकूमतें, जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ नून लीग की हुकूमत थी, जब TLP पे तशद्दुद किया गया उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत थी, इमरान खान वफाक में थे। ये निगरां हुकूमत है। निगरां हुकूमतों की पाकिस्तान में तारीख क्या रही है, और निगरां हुकूमतें क्या रैलियां रोकती रही हैं, क्या वो पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन से लोगों को मना करती रही हैं? देखिए, कल आमिर मीर जो है ना, हामिद मीर साहब का भाई, मैं उनके वालिद की बड़ी इज्जत करता हूँ। उनके वालिद हमारे हॉस्टल के वार्डन होते थे, बुजुर्ग थे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कल उसको सुन के। और इलेक्शन कमीशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इख्तियार देता है कि ऐसा आदमी जो कि बाइस्ड हो, उस शख्स को फौरन उसकी वजारत से नोटिफिकेशन से करके वजारत से उसको नोटिफिकेशन का निकाल देना चाहिए, पूरा इख्तियार। कल वो अजीब जाहिलाना तरीका, उसको कुछ पता नहीं था सेक्शन 144 क्या होता है, रैली क्या होती है, फलां क्या होती है, इसकी असेसमेंट कैसे की जाती है। ये चैलेंजेबल बिफोर द लॉ है। यानी एक आदमी अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के ऊपर हाईकोर्ट में जाए तो डिप्टी कमिश्नर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि तुमने बताओ मुझे वहां कितने कत्ल हुए। 1 महीने से वो लोग बैठे हुए हैं, एक गमला वहां नहीं टूटा, एक पत्ता वहां नहीं टूटा, एक दरख्त वहां से नहीं खराब हुआ। आप उनके बारे में एक असेसमेंट कर रहे हैं कि ये आगे पूरे लाहौर शहर को आग लगा देंगे और 144 लगाते हैं, फिर उसके बाद कंटेनर्स लेके जाते हैं, फिर तो उसके बाद वो डिफेंड किए जा रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था। अब ये एक केयरटेकर गवर्नमेंट के वजीर का एटीट्यूड है। यानी शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिन लोगों को ये जिस हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास फाइनेंसिस का भी और लॉ एंड ऑर्डर का भी मुकम्मल इख्तियार हो जाता है, मुकम्मल इख्तियार हो जाता है, और वो कभी भी इनकार नहीं कर सकते। मैं शायद थोड़ी देर में, अगर मैं चाहूंगा कि अगले सेगमेंट में एजाज हसन साहब ने खास तौर पे इस पे कहा है कि क्या चीज थी और कहां कंटेम्प्ट हो सकती है। असल मसला ये है कि एक तो ये कि उन्होंने ये कहा। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि 5 करोड़ से ज्यादा ये खर्चा नहीं कर सकते। अगर ये किसी बंदे को तब्दील करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे। तो ये उसके बढ़ चढ़ के फिर टीवी को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। यानी आप खुद सोचें कि आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि फलां शख्स को CCPO लगाओ जी, आप उसको रिमूव कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते और उस शख्स को लाके CCPO लगाते हैं जिसने 25 में ही किया था। तो आप करना क्या चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराना चाहते। और मैं एक बात बताऊं आपको जी, पाकिस्तान में इस वक्त अवाम जितने चार्ज हो चुके हुए हैं, खुसूसन पंजाब के अंदर, इलेक्शन के अंदर खिलवाड़ करने की कोशिश की, और जिसने भी की अवाम का। और मैं बताऊं, इलेक्शन का दिन बड़ा पोरस होता है जी, पूरे सूबे के अंदर आपकी पुलिस फोर्स फैली होती है।
किसी जगह 2, किसी जगह 3, किसी जगह 6, किसी जगह 8। एक आग, छोटी सी चिंगारी जो है ना, जी। ये धर्म बर्म कर देगी आपका लॉ एंड ऑर्डर, और आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप पता नहीं किस चीज से खेल रहे हैं ये। और ये सब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन करवाने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये ग्राउंड्स अवाम एक्सेप्ट करेंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, एक मामला और भी है, वो ये कि पैमरा ने एक डायरेक्टिव दिया जिसमें ये बताया गया कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी तकरीर को नशर नहीं किया जाएगा। फिर आज हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया, बल्कि कलअदम कर दिया। ये पहले हम सियासी कारकुनों की बात कर रहे थे, हुकूमतों के रवैयों की बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट ये सियासी जमातें जब हुकूमतों में आती हैं तो वैसा ही रवैया अपनाती हैं। अब इसी तरह की पाबंदियां, जब नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी लगी तो उस वक्त भी यही मामलात थे, फिर इमरान खान पे लगी तो यही मामलात हैं। ये हुकूमत में आके रवैये क्यों बदल जाते हैं? देखिए, सीधी सादी बात है, ये अपने मकसद के लिए करते हैं। उस वक्त इनको एक रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होता है कि ये उनके मुखालिफ का मुंह बंद करें, तो वो कर देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस किस्म के ऑर्डर को नहीं कि फिर ले जाएं, हर वक्त आते हैं, हर वक्त करते हैं, और फिर जज के सामने पेश होता है तो वो फिर रद्द कर देता है, क्यों नहीं ये एक कानून बनाए कि इस किस्म का ऑर्डर इट सेल्फ इज इलीगल ड्यूरिंग इलेक्शंस। माने इलेक्शंस के दौरान इस किस्म का ऑर्डर बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1 से 5 साल आपको सजा मिल सकता है, खास तौर अगर अनजस्टिफाइड हो तो कम से कम 5 साल, तो फिर नहीं करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे आप बताएं, हमारी पब्लिक पे बिल्कुल चलें, लेट्स बी क्लियर, हमारा पब्लिक जो है वो खुद कहता है, जो हमारे इलेक्शन स्टाफ होते हैं वो खुद कहते हैं, है कि नहीं? आप मुझे कहें अगर नहीं कहते हैं कि कोई इलेक्शन पाकिस्तान में एक्सेप्ट 1970 और 71 का जो था, उसके अलावा ऑल इलेक्शंस में धांधली हुई है, वो खुद कहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, तो अगर वो धांधली हुई है तो इस वक्त क्यों नहीं होगी? और अगर हुई है और पहले इलेक्शंस को रद्द नहीं किया है, इस वक्त आप क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त आप फिर भी इस वक्त नहीं हो सकता धांधली और रद्द हो जाएंगे ये वो? क्यों कह रहे हैं आप ये? अच्छा चलिए, आप अप्रिसिएशन है सिचुएशन का, शायद सच हो, कौन कह सकता है कि ना हो, मगर पहले तो कभी नहीं हुआ है। तो क्या नहीं आप समझते हैं, अब बेहतर ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो समझते हैं कि ये हो सकता है उनके साथ, अपने वोटर को, अवाम को ये कहें कि काफी नहीं है आप जाके वोट करें। आपका फर्ज तो उस वक्त शुरू होता है वोट करने बाद कि आप गिनती पे देखें, यू शुड बी देयर फॉर द काउंट। और मैं आपको बताता हूं, अगर वो गिनती पे ठहरे, ये आप समझते हैं बाई इलेक्शंस क्यों फेयर थे? ये इसलिए फेयर थे कि वोटर को कहा गया था कि उधर ही रहो, हिलो मत। लेकिन हिलाली साहब इसका एक और रुख भी तो है, हिलाली साहब इसका एक और रुख भी तो है कि बजाय इसके कि वोटर जाके अपनी मजामत करें और वो इस बात को यकीनी बनाएं, ये जो सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, ये अपने रूल्स ऑफ गेम क्यों नहीं तय कर लेते? नहीं, वो तो हो नहीं सकता ना, ये कंजेनिटल है। देखिए, जब आपके खून में ये है तो आप नहीं कर सकते, कंजेनिटल है। तो नहीं, अब यहाँ हिलाली साहब देखिए, एक दिन अब जब अवाम ने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून को तो हाथ में लेगा ना।
देखिए, अगर सिर्फ ये बात पाकिस्तान में होता बिटवीन एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट और एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, तो शायद हम लोग इतने सीरियसली नहीं लेते कि यार इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, एक ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, चलो इनएफिशिएंट वाले एक जीत लिए। इस वक्त इट इज़ बिटवीन गुड एंड ईवल। जब गुड एंड ईवल का एक चॉइस आ जाता है, फिर कॉम्प्रोमाइज तो हो नहीं सकता ना उसमें। तो मैं कहता हूं कि इस वक्त हमारे अवाम पे एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है, और वो कभी पहले इतने फोर्स से नहीं आया है जो आजकल है। तो ये अगर वो ना करें और अगर ये ना समझाएं तो फिर यही होगा। सही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस वक्त नहीं होगा, वो करेंगे, देख लें। सही है। अच्छा, मैं समझता हूँ, ठीक है, कोशिश होगा जी। ओरिया साहब, डेवलपमेंट आज की ये है कि गवर्नर केपी के और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अब जो मुशावरत है इलेक्शन की तारीख देने पे, वो 14 मार्च को होगी, जबकि पंजाब की तारीख 30 अप्रैल की है। अब बज़ाहिर लग तो रहा है हुकूमत की जानिब से कि मुकम्मल तौर पे वो ताख़िरी हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्शन कराने के मूड में नहीं हैं। अगर हुकूमत ना भी देखें, बीइंग पॉलिटिकल पार्टी भी PMLN को देख लें या पीपल्स पार्टी को देख लें, तो वो इलेक्शन के मूड में नहीं लग रहे हैं, कहीं मोबिलाइजेशन नहीं है उनके लोगों की। लेकिन सवाल ये है मेरा कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा और अब 30 अप्रैल ऑलरेडी जो डेट बनती है जो सदर साहब ने दी है पंजाब में, वो तो एक्सीड है 90 डेज से अबव, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, आप समझते हैं ये कामयाब हो जाएंगे इलेक्शन मजीद लेट करने में? देखें, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्रोविजन दी है कि अगर आप 90 डेज से ज़्यादा निकल जाएं तो आर्टिकल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का 254, उस 254 के तहत ये होता है आर्टिकल के अंदर कि अगर कोई काम जो है एक ख़ास मुकर्ररा वक्त के अंदर ना हो सके और उसके बाद हो तो वो उस काम को नाजायज़ करार नहीं देता। ठीक, ये एक आर्टिकल प्रोविजन मौजूद है सब आइन के अंदर। तो लेकिन उसके अंदर बेसिकली देखना होता है कि या तो जानबूझ ये तो नहीं होता ना कि आप असेंबली 2-3 साल जो है वो आगे कर दें, इस बुनियाद पर ऐसा नहीं होता था। अब मैं एक बात बताऊँ आपको कि क्यों ये लोग इलेक्शन से खाइफ हैं। उसकी 2-3 बेसिक रीजंस हैं। एक तो यह है कि तकरीबन पाँच तकरीबन मैंने इलेक्शन एज ए रिटर्निंग अफसर करवाए हैं, और मैंने वक्त के साथ साथ देखा है कि इलेक्शंस जो हैं ये इलेक्शन डे के ऊपर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते चले गए हैं। इसीलिए आखिरी 3 इलेक्शंस के अंदर बाकायदा प्री पोल रिगिंग की जाती थी और बाकायदा मैनेज किया जाता था। मसलन एक आदमी है जिसको आपने जितवाना है, तो उसके जितने भी मुखालफीन हैं वो लोग वहाँ खड़े हैं, उनको कभी भी एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाता। उनको कहता है तुम्हारे केस निकालेंगे, तुम खड़े रहो ताकि इसके वोट कम। इसके साथ जो इसके लोग बैठे होते हैं इस तरफ जो इसके वोट काट सकते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम खबरदार, तुम अगर खड़े हुए वरना हम तुम्हें देख लेंगे। और इससे काम एजेंसियां नहीं करती, ये काम करवाए जाते हैं पुलिस के थ्रू, ये काम करवाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर उसके बाद थोड़े से वोटर लिस्ट, पहले एक जमाने वोटर लिस्ट का मसला तो था, कार्ड्स के बगैर था, अब वो भी खत्म हो गया। तो मैं उस दिन बैठा हुआ था तकरीबन एक अपना उसमें फंक्शन में, तो 6 तकरीबन 4 बड़े लोग फेडरल सेक्रेटरीज और 3 जो चीफ सेक्रेटरीज बैठे हुए थे पुराने। तो हमारा इस बात पे कंसेंसस था कि इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है जी, क्योंकि इलेक्शन डे में क्राउड इतना ज्यादा होता है, लोग इतने ज्यादा होते हैं, पोलिंग एजेंट्स उसके अंदर इतने ज्यादा बैठे होते हैं, कागजात इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन डे के अंदर धांधली की जाए। ये जो हम बातें करते हैं ना कि वो जनाब वो बैठ गया, सिस्टम बैठ गया था, फलाना ना, ये पॉलिटिकल कंजम्पशन की चीजें हैं। अगर सिस्टम बैठ गया था, ये होगा तो कोर्ट में जाकर साबित किया जा सकता था कि आपने क्या किया, क्योंकि आपके हाथ में एक कागज आता है और वो कागज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म 14 क्या है। तो एक इसीलिए हुआ ये है कि अगर ये ना हुआ होता, मगर इलेक्शन के देख धांधली ना होती, तो गुज़श्ता कम से कम 3 मुख्तलिफ मौके के ऊपर इमरान खान के मुखालिफ हुकूमत रही है जी। सबसे पहली दफा जब 20 सीटों पर उसने इलेक्शन लड़ा था, तो उसके मुकाबले में हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर था पूरी स्ट्रेंथ के साथ, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। एक पूरा इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ था, जाहिर बात है आज इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं उसके खिलाफ था। सेकंड टाइम जब इमरान खान ने 7 सीटों के ऊपर लड़ने का ऐलान किया, तो उस वक्त आप सोचें कि 7 में से 6 सीटें जो थी वो जीत गया। 7 सीटों में 9 थी, एक कराची की एक सीट जिस पे वो हारा है,
सिर्फ बाकी अब्दुल हकीम बलोच जी वो भी कराची का फिनोमेना बिल्कुल और था। चलो उसके बावजूद भी यार 90% सीटों पे वो जीत क्या नहीं कर सके। फिर रिसेंटली मैं अभी बहालपुर में था, मैं नहीं कर नहीं सके या कोशिश नहीं की गई? नहीं, बहुत कोशिश की जी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिला, उन्होंने कहा हम लोगों की बकरियां हमने उठाई जामपुर के अंदर, हमने लोगों के जाके दरवाजे तोड़े, हम लोगों के पुराने केसेस निकाले, सारा कुछ किया। आप सोचें कि एक एसएचओ से लेके डिप्टी कमिश्नर तक और उसके बाद एसपी तक वो सारे लोग कहते हैं कभी हम पे इतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर जामपुर के इलेक्शन में था। और आप सोचें कि उसका जो हारा हुआ बंदा है लड़का, वो कहता है कि हमारी तारीख में हमने अपने बाप का वास्ता दिया, अपने खानदान की बड़ाई का वास्ता दिया। लोग सुनते ही नहीं। अमार। लेकिन वो अब मोरिया साहब, अगर आपने जामपुर के चैप्टर छेड़ दिया है, नून लीग ने पिछली मरतबा की निस्बत ज़्यादा वोट्स लिए हैं। अम्मार का, अवैस लगारी का ये हल्का भी नहीं है, यहाँ पे शेर अली गोरचानी इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उस हिसाब से तो देखा जाए, हालांकि जाफर लगारी साहब और फिर मोहसिन के साथ हमदर्दी के वोट भी, ये रीजन नहीं दिए जाते जी कि फलां का हल्का नहीं था, ये नहीं, जैसे वो लोग कहते हैं एंड रिजल्ट ठीक है, पीटीए जीत गई। आई डू एग्री विद यू। ऑल पार्टीज टुगेदर, तमाम पार्टी चाहते के लबैक, पीटीआई, पीपल पार्टी, फलाने नून लीग, सबके वोट एक तरफ और पीटीआई के वोट उससे ज्यादा। आप खुद सोचें ना, इस होता पता क्या है, धांधली कब होती है जी? धांधली उस वक्त होती है जब मार्जिन कम होता है। कोशिश ये की जाती है कि इलेक्शन से पहले मार्जिन कम कर दिया जाए, फाइट ऐसे टाइट रखी जाए जी। और टाइट फाइट में हम अक्सर, अच्छा इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दे आर डिलेइंग द थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने खत लिखा है, उसको फिनांस को 20 अरब चाहिए। फिनांस कहते हैं हमने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन अपनी प्रोविजन जो है उसको वो करें। फिर अब पीटीआई ने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम भरोसा नहीं करते, आप जुडिशरी से ले। अब वो जुडिशरी से नेगोशिएशन होंगी, फ्रांक होगी 11 तारीख को। अगर आपके 11 को है ना आपका जो है जिसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल होने शुरू होने, अब 11 को अगर ना शुरू हो सका, क्योंकि उससे पहले आपको बकायदा रिटर्निंग ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन होनी है। 200-250 रिटर्निंग अफसर हैं, तो ये कहां से आएंगे, कैसे आएंगे उनकी। फिर उसके बाद होगा इलेक्शन शेड्यूल के साथ उसका कहते हैं यानी इलेक्शन मजीद डिले होंगे पोलिंग से। मुझे नहीं पता, इलेक्शन देखा शेड्यूल आगे करना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि कहीं कहीं स्क्वीज करके यहां ले आए। मैं उनकी कुछ शरारतें ऐसी हैं, ऐसी जिससे उन्होंने सोच रखा हुआ है, वो सोच रखा हुआ है कि सितंबर तक हम आगे चले जाएं। सितंबर तक क्यों सोचा हुआ है, ये बड़ी खौफनाक बात है जी। इसलिए कि फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने नून लीग वाले अपने क्लोज उसमें बातें करते रहते हैं, फिर कहेंगे तौहीन अदालत हो जाती है, लेकिन वो हर जगह वो तौहीन अदालत करते रहते हैं। सही है। अच्छा, और ये सब मैं ज़रा हिलाली साहब की तरफ चलता हूँ। हिलाली साहब, आप ये बताइएगा कि आपको ये इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बीच में एक बात निकली, चौधरी शुजात साहब ने भी सजेस्ट किया कि जनरल इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए, इमरान खान ने भी फिर अपना एक खिताब में मुतालबा किया कि जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए। आप समझते हैं कि जनरल इलेक्शन भी एक मिशन है जो कंसिडर कर रही है हुकूमत? देखिए, मैं एक बड़ी अजीब बात कहूंगा आज वो ये है कि अगर आप इसको मुनसिफाना नहीं करना चाहते और आप कोई हद तक जाएंगे इस इलेक्शन को परवर्ट करने के लिए, तो बेहतर होगा कि आप ये इलेक्शन को ना होल्ड करें। इसलिए कि फिर थोड़ा सा उम्मीद रहेगा कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद फेयर इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मगर अगर आप सब चीज करें वो नतीजा निकालने जो आप चाहते हैं, और शेमलेसली, और ये शेमलेसली होना पड़ेगा, इसलिए इस वक्त ये इमरान खान लोगों का जिद बन गया है। उसको जिद को तोड़ने के लिए आपको इस हरकतें करने पड़ेंगे जो आप यकीन नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर पाए बे इलेक्शंस में। इसलिए एक रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, हाँ मैं डिलीवर कर सकता हूं वोट आपके लिए, मगर एक सूरत पे, एक कंडीशन पे, और वो ये है कि बहुत खाना खराबी होगी, लोग लड़ेंगे और ब्लेटेंटली मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए अगर तुम तैयार हो तो बता दो। इसलिए कि उसने तो आया ही इसीलिए था कि इनको वोट देना, मगर वो खड़े होके कहता है बिल्कुल अगर तुम्हें शर्म नहीं है, बिल्कुल तुम्हें फिक्र नहीं है किस किस्म का रिएक्शन होगा, यस आई कैन डिलीवर।
तो मैं ये कहता हूं अगर आपको शर्म है फिर खुदा के लिए मत कराओ। इसलिए अगर आप इसका नतीजा मानने के लिए तैयार नहीं है तो बेहतर है ना कराओ। और अगर आप करा के डिलीवर नहीं करें तो फिर मैं आपको वाकई ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान एग्जिस्टेंस विल बी एट स्टेक। इसलिए कि यही एक चाहते हैं हमारे दुश्मन, वो लोग जो देखते हैं कि उनका कुछ फायदा आ सकेगा। अगर पाकिस्तान इसी तरीके से जा रहा है तो कुछ आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज माय होप। सही, ठीक। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आगे कुछ रशिया यूक्रेन जंग से मुतालिक बात करेंगे, अमेरिका चाइना ताल्लुकात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंगी महाज है उसमें खासी शिद्दत हो गई है। तकरीबन यूक्रेन पर 81 मिसाइल फायर किए गए और 8 ड्रोन हमले भी हुए हैं। दूसरी जानिब चीन और अमेरिका के माबैन भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और दोनों मुल्क अब लफ्जी गोलाबारी पर उतर आए हैं। ये मामला जो है, सब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। ये बताइएगा ये रूसी हमलों में अचानक शिद्दत पैदा होने का पस मंज़र क्या है और इसके अवामिल क्या कार फरमा हो सकते हैं, और मगरबी ममालिक की जानिब से जो यूक्रेन की मदद में इजाफा, चीन अमेरिका इख्तलाफात हैं, ये हालिया दिनों में क्या रशिया यूक्रेन की वजह से ही बढ़ रहे हैं? जो चीन अमेरिका में लफ्ज़ी गोलाबारी बढ़ रही है। 2019 में जब पेंटागन की स्ट्रेटजी आई थी ना, और उसका वो बड़ी मशहूर स्ट्रेटजी है उनकी, और है कंटेनमेंट ऑफ चाइना की स्ट्रेटजी। तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने 2 मुल्कों को बाकायदा टारगेट किया था। एक उन्होंने कहा था कि जो रशिया है इट इज़ ए न्यू मलाइन एक्टर, यानी एक नया कैंसर जो है ये पैदा हो रहा है यूरोप के अंदर और यूरोप को तबाह बर्बाद करने वाला है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि चाइना इज़ ए रिग्रेसिव फोर्स, ये दुनिया को तरक्की को पीछे लेके जाती है क्योंकि ये एक कामयाब मॉडल बनता चला जा रहा है जिसमें जमहूरियत नहीं है। तो अगर जमहूरियत नहीं है तो उस मॉडल के अंदर वो जो है रिग्रेसिव है। तो उसके बाद पेंटागन स्ट्रेटजी के बाद हुआ ये था कि उन्होंने 2 बड़े महाज बनाए थे। एक एक्वा बनाया था वो जो है जिसमें को 18-19 मुल्क थे, और एक उसके साथ जो बनाया था दूसरा जिसको कहते हैं अपना क्वेट था। तो ये महाज उन्होंने बनाए थे चाइना के खिलाफ। लेकिन रशिया के हवाले से यूक्रेन को उन्होंने ख़ास तौर पे टारगेट किया था कि इस यूक्रेन को हम नेटो में शामिल करेंगे और नेटो में शामिल करके वहाँ पर हम वहाँ अपने मिसाइल्स फिट करेंगे जो कि उनको कहते हैं जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स। उस पर रशिया ने थ्रेट फील किया था तो उसने उस पर हमला कर दिया। सही है। ये फरवरी में हुआ था। ठीक है जी जी। अच्छा, मैं हिलाली साहब की तरफ जा रहा था। हिलाली साहब, अब जो रशिया है उसने अपनी अप्रोच को बहुत एग्रेसिव कर लिया। अगर ये शिद्दत इसी तरह बढ़ी तो जो यूक्रेन के हामी ममालिक हैं क्या उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन आएगा? और ये जो एक बात हो रही है कि अगर ये मामला ना थमा तो शायद दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ भी जा सकती है, आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है, क्या ये खदशा है? देखिए, अगर कन्फाइंड रहें यूक्रेन तक तो फिर ये नहीं होगा, मगर अगर अमेरिका ने या यूक्रेन ने या रूस ने अपने एटॉमिक वेपन्स को इधर उधर करने लगे और अमेरिका ख़ास तौर नेटो को यूक्रेन के साथ शरीक करके उन्होंने और फोर्सेस भेजने लगे तो फिर हो सकता है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देखिए अक्सर क्या हो रहा है, ये सुपर पावर्स जो हैं इन द फ्यूचर वो रूस और अमेरिका नहीं है। सुपर पावर्स ऑफ द फ्यूचर या आपके हाइपर पावर्स ऑफ द फ्यूचर वो है चीन और अमेरिका। और चीन जो है इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स एट द हाईएस्ट लेवल अमेरिका को दिया है। देखिए, एक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर अमेरिका को वार्न किया है, अगर तुम इसी रुख पे चलोगे तो सोचिए लफ्ज क्या क्या, द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रोफिक। इससे बड़ा कोई धमकी हो ही नहीं सकता। और अगर तुम लोगों ने अपने ब्रेक पे पैर ना रखा तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन पक्का है।
अब आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रेसिडेंट जी ने क्या कहा। उसने कहा है कि तुम लोग इस वक्त, मैं उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम हमें कंटेनमेंट की पॉलिसी, एनसर्कलमेंट की पॉलिसी और सप्रेशन ऑफ चाइना की पॉलिसी पे तुले हुए हो। हम लोग के पास हिम्मत है, होना चाहिए, और हम है हिम्मत कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इससे तगड़ा क्या आपके वार्निंग हो सकता है। हालांकि चीन नहीं चाहता, चीन 2050 तक टेक्नोलॉजिकली इन एवरी रिस्पेक्ट चीन विल बी द नंबर 1 पावर। वो इस वक्त नहीं लड़ना चाहता। जैसे डेन शाओपिंग ने कहा, खुदा के लिए अभी मत लड़ो, जो भी है बर्दाश्त करने का लिए कर लो, तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हारा ग्रोथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सब होगा। तो वो इस वक्त नहीं चाहते। शायद यही वजह है जो अमेरिका समझता है, चीन को इस वक्त इंगेज करो जब तुम्हारा पल्ला भारी है, जब नेटो तुम्हारे साथ है, तो कुछ भी हो सकता है और बड़ा डेंजरस सा वाकई सिचुएशन है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये सब ये मुबैना जासूसी गुब्बारे, ये कहानी क्या है? देखिए, मुबैना जासूसी गुब्बारे तो इसके साथ 3-4 और कहानियां हमारे सबसे अहम, इससे ज़्यादा अहम है कि एक नॉर्ड की एक पाइपलाइन है कि जो जर्मनी और रूस के दरमियान थी, जिसके ज़रिए उनको गैस और तेल आना था। वो तकरीबन $20 बिलियन जो थे उसको लगा के उन्होंने बनाई थी। और अमेरिका ने कहा था कि तुम रूस से तेल लेना बंद कर दो और तुम उनसे गैस लेनी बंद कर दो, जिसके ऊपर उन्होंने प्लान किया कि बाकी जगहों पे हम कतर वगैरह से गैस खरीद। रूस जो है, रूस के अगर लड़ना चाहता हो तो अलग बात है, लेकिन यूरोप बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। गुज़श्ता 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने नॉर्वे के साथ मिलके, बाइडन और अमेरिका ने बाकायदा मिलके उन्होंने बाकायदा पाइपलाइन उड़ा दी है। और इस वक्त यूरोप में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इससे ख़त्म की है ताकि हमारा ताल्लुक जो है रूस के साथ ख़त्म हो जाए। आप सोचें कि बाइडन का, पता नहीं इस क्लिप किसी से चला सके हम, बाइडन ने खास तौर पे गुस्से साफी ने पूछा कि ये कैसे होगा। उसने कहा, यू विल सी कि हाउ द नॉर्थ लाइन इज ब्रोकन। तो ये बहुत खौफनाक चीज़ है कि आप पूरे यूरोप को आप यरगमाल बना के रूस से लड़वाना चाहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके जो असरात हैं महंगाई की सूरत में और इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत में जो यूरोप पे आ रहे हैं, अब यूरोप से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि कब तक अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं उनकी खातिर यूरोपीय लोग मुतासिर होंगे। और ये सब बहुत शुक्रिया आपका, सब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।